बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने लगे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीनियर इक्वेशंस की है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है कि सर वो इक्वेशंस जिन इक्वेशंस की मैक्सिमम अननोन की वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, वो 1 होगा। सही है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सही, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन। सही है। इसमें अननोन की जो मैक्सिमम पावर है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। सही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली हमारे सिलेबस में जो हम बात कर रहे होते हैं वो हम इनके ग्राफिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे होते हैं और उन क्वांटिटीज को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑब्वियसली मेनली जो है वो ग्राफ पे होती है, लेकिन हम लोग हमारे सिलेबस में इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे होते, बल्कि ग्राफ पे प्लॉट किए बगैर इसकी सारी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना सीख रहे होता है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो पॉइंट्स हमें आने चाहिए वो हमें ग्रेडियंट या स्लोप है। सही है। ग्रेडियंट या स्लोप हमें आना चाहिए। इसके अलावा हमें आना चाहिए इक्वेशन ऑफ लीनियर, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लीनियर, इसकी इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होती है। सही है। इसके अलावा हमें आना चाहिए सर जो है वो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, किसी भी दो पॉइंट्स का ऑन ग्राफ मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, या ऑब्वियसली दो पॉइंट्स हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिनकी लेंथ कितनी है, या इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मॉड्यूलस भी कहते हैं। सही है। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इसके अलावा हमें जो चीज़ आनी चाहिए वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है लाइन्स। सर इसके अलावा हमें आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, उनका क्या रिलेशनशिप होता है, और हमें आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। सर ये वो बातें हैं जो हमें इस टॉपिक में सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। सही है। अब स्टार्ट करते हैं बात, बिस्मिल्लाह, ग्रेडियंट से। तो सर सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट पे। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर आपको सीखना है तो उसको सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में प्री रिक्विजिट्स। ये वो चीज़ें जो आपको पहले से आनी चाहिए इस टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। सही है। सबसे पहले तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसके अलावा आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। सही है। जिसमें हम लोग कहते थे भाई इस तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ इक्वल्स टू के जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब बातें। इसके बाद हमें जो इसके लिए आना चाहिए, प्रेफरेबली पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। सही है। ये कुछ बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। इन टॉपिक्स पे, इन तीनों पे मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है। इन फ्यूचर अगर मैं बनाऊंगा तो उसके लिंक्स भी मैं साथ में लगा दूंगा इंशाल्लाह। सर बात करते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे या इसको स्लोप भी कहते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर की है। और लीनियर का जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनता है सर, ये ग्राफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके अलावा और कोई ग्राफ इसका नहीं बनता। सही है। सर ग्रेडियंट या स्लोप में हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर ऑन ग्राफ अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो रही है, लेट से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना सर, सर ये स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई में कितना चेंज लेके आ रही है। सही है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई में कितना चेंज लेके आ रही है, डेल्टा वाई, चेंज इन वाई को कहते हैं। सही है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज इन वाई कितना है, मतलब कि
अगर मैं कहता हूं कि चेंज इन एक्स मेरे पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इन एक्स चेंज होने से वाई पे कितने यूनिट्स चेंज हो गए, इसको मैं कहता हूँ ग्रेडियंट। सही है सर। ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए सीधी सीधी सी कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि सर ऑन द स्ट्रेट लाइन आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स पिक कर लें अपनी खुशी से। लेट से मैंने ये और ये कोऑर्डिनेट पिक कर लिए, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में लेट से ये कोऑर्डिनेट आ गया x1 कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट आ गया x2 कॉमा y2। सही है सर। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास अगर मुझे ग्रेडियंट फाइंड करना है जिसको m से डिनोट किया जाता है, तो मुझे चेंज इन y ओवर चेंज इन x कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज इन y आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं अपना चेंज इन x जो डिनोमिनेटर है जो कि x2 माइनस x1 से आ रहा है वो चेंज मैं 1 कर दूं, चेंज इन x 1 कर दूं, तो सर मेरा जो ग्रेडियंट है वो एग्जैक्टली y2 माइनस y1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होना इट सेल्फ मीन्स कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो मेरा ग्रेडियंट इक्वल हो जाएगा एक्चुअली y2 माइनस y1 के, जो कि चेंज इन y होता है। तो इसका ये मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ x के चेंज होने पे मेरे y के कितने यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, इसको आसान जबान में ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप कहते हैं। सर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आर्ग्यूमेंट्स करते जाएं तो बहुत हो सकती हैं। एक चीज पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि लेट से इट सेल्फ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है सही है हॉरिजॉन्टल, और ये वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल होता है। सर जो एक्स एक्सिस की इट सेल्फ लाइन है ये, इस लाइन को अगर हम गौर से देखें तो सर हम कहते हैं कि सर अभी तक इस लाइन में कोई स्लोप नहीं आया। अगर मैं यहीं से इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो सर यस, अब ये लाइन में स्लोप आ चुका है, मतलब कि आसान जबान में सर वही बात करूंगा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एक्स एक्सिस पर अपनी मर्जी से उठाता हूं, तो सर यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट जो है सर ये हो जाएगा x2 कॉमा y1। सर y1 क्यों, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, इधर भी y कोऑर्डिनेट 0 है और सर इस कोऑर्डिनेट पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है। सर इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट इधर है वही कोऑर्डिनेट यहाँ भी है। जब y में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब डेल्टा y इक्वल हो गया 0 के, डेल्टा y इक्वल हो गया 0 के। सर कब, ये मैं बात कर रहा हूँ x एक्सिस की, जब x एक्सिस पे मैं x एक्सिस का ग्रेडियंट फाइंड कर रहा हूँ, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि x एक्सिस पे ऑन इट सेल्फ कोई चेंज नहीं आया। सर जब चेंज नहीं आया डेल्टा y में कोई चेंज नहीं आया, तो ग्रेडियंट की बात करें जो कि होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो सर यहाँ से मेरे पास 0 ओवर डेल्टा x आ गया। डेल्टा x वन जा डेल्टा x जीरो जा जीरो। सर यहाँ से 0/1, मतलब के 0 मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। मतलब ये है कि सर कोई स्लोप मौजूद नहीं है, और मेरा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो एक्स एक्सिस इटसेल्फ है, या इससे कोई भी पैरेलल लाइन, लेट से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो सर ये लाइन में भी कोई भी चेंज नहीं आया वाई कोऑर्डिनेट में, और जब कोई चेंज नहीं आया तो मेरे पास ग्रेडियंट 0 हो गया। सही है सर। ग्रेडियंट में हमेशा याद रखना कि सर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं और वो बिल्कुल नॉर्मल सा ग्राफ है, तो सर इसमें स्लोप मौजूद है। सही है, इसमें स्लोप मौजूद है। सर इधर मैं कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स लूंगा तो मैं इजीली m कैलकुलेट करूंगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 से, और इसमें रियल वैल्यूज आएंगी, आंसर 0 वगैरह नहीं होगा। सही है। अब यहाँ पर बात कर ही रहे हैं
तो वाई एक्सिस की भी बात कर ही लेते हैं कि सर अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो सर ये ग्राफ है। वाई एक्सिस इन इटसेल्फ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस ग्राफ पे मौजूद है, या वाई एक्सिस से कोई भी पैरेलल लाइन, लेट से मैंने एक और वर्टिकल लाइन बना दी, तो दोनों ग्राफ्स में जो स्ट्रेट लाइन है सर अगेन यही ऑब्जर्वेशन है। बस फर्क इतना है कि इधर कोऑर्डिनेट अगर सर x1 कॉमा y1 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 कॉमा y2। x1 इसलिए कि यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1 है, और थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन जो वर्टिकल है सर इधर भी x1 हमारे पास कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा x कोऑर्डिनेट। जब x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मतलब कि डेल्टा x हो गया 0। सर जब डेल्टा x 0 हो गया, ग्रेडियंट होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, मतलब चेंज इन y ओवर चेंज इन x। मेरे पास चेंज इन y तो मौजूद है, कोऑर्डिनेट इधर से इधर चला गया, सर y में तो चेंज आया लेकिन x में कोई चेंज नहीं आया। मतलब कि कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट जो है इसको हम राइज ओवर रन भी कहते हैं। राइज कहते हैं चेंज इन वाई को, रन कहते हैं चेंज इन एक्स को, क्योंकि चेंज इन वाई रिप्रेजेंट करता है लाइन के राइज को, और चेंज इन एक्स ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है वाई के, ओ सॉरी लाइन के एक्स एक्सिस पे कितना उसने रन किया। सही है ना। तो अब लाइन लाइन जो है वो राइज तो कर रही है लेकिन सर रन नहीं कर रही। जब लाइन का रन या डेल्टा एक्स 0 हो गया तो ग्रेडियंट के फॉर्मूले में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। सर डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है और न्यूमरेटर में कांस्टेंट मौजूद है। मतलब ये है कि सर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ पर जाकर हमारे पास 0 के टेबल में डेल्टा वाई का आंसर आएगा। सही है ना। तो ये मेरे पास आ गया इसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट। सर आप खुद सोचें ना, देखें मेरे पास ग्राफ में एक तरफ एक्स एक्सिस है, इधर स्लोप बनना शुरू ही नहीं हुआ। सर फिर मैं ट्रेवल करता गया, ये ले ले लाइन, इधर आ गया स्लोप, और ट्रेवल किया, ये फिर से स्लोप आ गया, अभी भी स्लोप है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन गई। और सर ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन गई, इसका मतलब ये स्लोप इतना इंक्रीज हो गया कि अब हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। तो सर ये मेरे पास इनफाइनाइट स्लोप हो गया, ग्रेडियंट हो गया। इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर देखें तो सर कोई इसमें बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेट से यहाँ पर मेरे पास 1 और लेट से यहाँ पर 2 है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट उठा लिया, यहाँ पर मेरे पास 8 है, और लेट से यहाँ पर मेरे पास 3 लिखा हुआ है। तो मेरे पास सर दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स की जब भी मार्किंग होती है तो हमें इतना पता है कि सर कोऑर्डिनेट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है और बाद में वाई कोऑर्डिनेट आता है। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 1। और सर दूसरे कोऑर्डिनेट पे बात करें तो ये हो जाएगा 8,3। मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, यहाँ पर आ गया 2,1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 8,3। मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का आराम से ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द सिंपल फार्मूला m इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन चेंज इन y ओवर चेंज इन x, या आसान जबान में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सर चेंज इन y मेरे पास आ गया 3 माइनस 1, ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 और ये y1 हो गया। सही है ना। सर 3 माइनस 1 चेंज इन y आ गया और 8 माइनस 2 चेंज इन x आ गया। 2/4 सॉरी 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट इस स्ट्रेट लाइन का। सही है, बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको देखना गौर से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर हमारे सिलेबस में अभी बताया मैंने कि सिर्फ लीनियर का ग्राफ है, और लीनियर जो है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करें तो मैथमेटिक्स कहता है
कि सर स्ट्रेट लाइन दुनिया में हमेशा सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके की होगी, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीकों की होगी, इसके अलावा और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। सर एक लाइन हमारे पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन आ गई वर्टिकल लाइन। सर तीसरी लाइन होती है टिल्टेड, या इसको डायगोनल भी कह सकते। सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कुछ ऐसी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा एक्स एक्सिस है बिल्कुल वैसी लाइन होती है ये। सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने बात की, तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इधर 2 लिखा हुआ है, तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट तो अपना चेंज करते रहेंगे, लेकिन इनका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर x1 कॉमा 2 है, यहाँ पर x2 कॉमा 2। सही है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 2 है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, चेंज नहीं हो रही। सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास, अगेन वही बात करेंगे। अच्छा उससे पहले एक चीज समझ लो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने डिस्कस की कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होती है। सर इसकी जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म एक और है, वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सही है। सर m कहते हैं ग्रेडियंट को और c कहते हैं y इंटरसेप्ट को, c कहते हैं y इंटरसेप्ट को। x और y इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पर x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 y1, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। सही है। m ग्रेडियंट है और c y इंटरसेप्ट है। सर इस इक्वेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि ये हर उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करे जो कि उस लाइन पर, मतलब कि उस ग्राफ पर, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर फॉल करता है, जिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन हर उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, हर उस पॉइंट ऑन ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी जो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है, जिस स्ट्रेट लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। अभी हम समझते हैं इस चीज को। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब टिल्टेड लाइन पे आएंगे तब ये बात और मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सर हमने डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सही है। सर हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रेडियंट की बात करें अगर, तो सर अगेन एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता। जब कोई चेंज नहीं होता, हमने देखा m का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, या फिर चेंज इन y ओवर चेंज इन x, जिसको हम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मैं कहता हूं कि x2 माइनस x1, सही है, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, लेकिन इनका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। y2 भी 2 है और y1 भी 2 है। और से देखना, सर y2 आ गया 2, y1 आ गया 2, और नीचे x2 माइनस x1 की अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसकी डिटेल में फिलहाल नहीं जाते, देखते हैं गौर से। सर न्यूमरेटर इटसेल्फ 0 हो गया और नीचे कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया जो कि डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर डेल्टा एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। डेल्टा एक्स वन जा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जीरो जा, सॉरी हाँ, डेल्टा एक्स जीरो जा जीरो, तो मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू आ गई 0/1, जो कि इक्वल हो गया 0 के। सर हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा हमेशा के लिए ये नसीब में लिख दिया गया कि उसकी इक्वेशन के उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 होगा। सर जब इस 0 को मैं इसकी फॉर्म में पुट करूंगा, तो मेरे पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 0x प्लस सी। 0 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल हो गया 0 के, यहाँ से y इक्वल हो गया c के। सर इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन का हमेशा हमेशा के लिए
ये नसीब लिख दिया गया कि इसकी इक्वेशन जो है वो y इक्वल्स टू c होगी, y इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट होगी, y इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट होगी। इसका मतलब कि ऊपर गिवन लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 होगी, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 2 है। यहाँ पर ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ, वो पॉइंट है 2, उसी को कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है सर, वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन कुछ ऐसी होती है पैरेलल टू y एक्सिस। लेट्स से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 2, सॉरी x कोऑर्डिनेट है 2, सही है सर। अगेन ये लाइन वर्टिकल है और इसका स्लोप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि अभी हमने ग्रेडियंट के पॉइंट में डिस्कस किया। सर इसका ये मतलब है कि m इसका इक्वल होगा अगेन चेंज इन y ओवर चेंज इन x के। सर इसके पास राइज तो है, चेंज इन y तो है, लेकिन ये लाइन रन नहीं कर रही, x एक्सिस पे कोई चेंज शो नहीं कर रही इन आइदर डायरेक्शन। इसका डिनोमिनेटर हो गया जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, हमने इसको डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। तो इस लाइन का इक्वेशन ग्रेडियंट हो गया इनफाइनाइट। अब सर जब हमने इनफाइनाइट पुट किया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो सर हमारे पास इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी फेल होते होते हुए नजर आई। सर अब हमने क्या किया कि हमने थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाई और हमने ये देखा कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास क्योंकि y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट द लाइन चेंज नहीं होता, तो y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से कोई x का चेंज नहीं है, बल्कि x का चेंज इंडिपेंडेंट है। और y के कोऑर्डिनेट के पता हो जाने से x के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि y के इधर 2 होने का मतलब x का कोई भी कोऑर्डिनेट, ये लाइन इनफाइनाइट होती है, एनी लाइन ऑन द ग्राफ इज इनफाइनाइट। ये पॉजिटिव में भी लाइन चलती जाएगी, नेगेटिव में भी चलती जाएगी। x कोऑर्डिनेट हर किस्म का रख लो, y का कोऑर्डिनेट उसका 2 ही रहेगा। सर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 2 ये रिप्रेजेंट करती है कि सर इस ग्राफ को कुछ भी कर लें, इसका y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा और x हम मेजर कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। सही है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को जब हम वर्टिकल लाइन पे लेके आए तो हमने कहा कि सर वर्टिकल लाइन में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स का कोऑर्डिनेट किसी हाल में चेंज नहीं हो रहा। और ये इंफॉर्मेशन कि सर अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, एक वर्टिकल लाइन के लिए कोई फायदा नहीं रख रही इन टर्म्स ऑफ अगर मैं उसको वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो सर सदा से 2 था और सदा 2 रहेगा। ये लाइन ऊपर बढ़ती रहेगी, एक्स 2 ही रहेगा, नीचे इंक्रीज होती रहेगी तो भी एक्स 2 ही रहेगा। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट हर किस्म का पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आएगा इस लाइन पे, लेकिन अगेन एक्स कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 1000 भी हो सकता है, -1000 भी हो सकता है, -1 मिलियन भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा। इसी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे हमने कहा कि सर एक्स इक्वल हो जाएगा इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए एक्स इंटरसेप्ट के, और इस केस में एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वेशन हो जाएगी और इसकी वर्टिकल लाइन की हमेशा के लिए इक्वेशन यही लिख दी गई। सही है सर। टिल्टेड लाइन पे आते हैं, ये मेन चीज है। सर टिल्टेड लाइन हमारे पास जो है वो ग्राफ पे कैसी भी हो सकती है। सर ये ग्राफ पे कुछ ऐसी लाइंस भी हो सकती हैं और ग्राफ पे ये कुछ ऐसी लाइंस भी, सॉरी सेम बन गई भाई। अच्छा भाई, और ये ग्राफ पे कुछ ऐसी लाइंस भी हो सकती हैं। सही है ना सर। ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं ये वो लाइंस हैं जिनका सर एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे जब रिलेशन देखें तो सर ये रन भी पॉजिटिव कर रही हैं और राइज भी पॉजिटिव कर रही हैं। सही है।
वाई एक्सिस पे चेंज भी पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस पे चेंज भी पॉजिटिव है। इनका डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव है, इनका डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है, एंड हेंस इनका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। सर नीचे की लाइंस की बात करें तो अगर दो कोऑर्डिनेट्स पिक करता हूं मैं, तो सर रन पॉजिटिव है तो राइज नेगेटिव है। सही है, इनका रन पॉजिटिव है तो राइज नेगेटिव है। और अगर मैं इस कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे ऊपर वाले पे जाना चाहूँ तो मैं कहूंगा सर इनका रन नेगेटिव है लेकिन राइज पॉजिटिव है। मतलब अगेन एट द एंड ऑफ द डे कोई एक वैल्यू, कोई एक अमाउंट इनकी नेगेटिव है। अब चाहे फ्रैक्शन में, सही है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए या चाहे सिर्फ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव हो जाता है। आसान जबान में इनका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। सर दोनों किस्म की लाइंस हमारे पास टिल्टेड लाइंस की एग्जाम्पल ही हैं, और दोनों किस्म की लाइंस जिनका ग्रेडियंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। सर टिल्टेड लाइन की इक्वेशन की बात करें तो सर टिल्टेड लाइन के लिए इधर आते हैं, हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन सर इन लाइंस को निकालने के लिए दो तरीके, सही है, वो आपसे सिर्फ दो तरीके से सवाल पूछ के इक्वेशन ऑफ द टिल्टेड लाइन फाइंड करवा सकता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं पूछेगा आपसे। या तो वो नंबर वन आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा और कहेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो सर, या फिर वो आपको एक कोऑर्डिनेट देगा और सर एक ग्रेडियंट दे देगा और कहेगा सर इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट करके दिखा दो। सर दोनों केसेस देखते हैं। लेट से उसने आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए और कहा कि एक लाइन है जो कि पास होती है, जो कि पास होती है एक कोऑर्डिनेट 1,3 से, और दूसरा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं सर 5, लेट से 11। सही है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं और इन दो कोऑर्डिनेट से ये लाइन पास होती है। बोलता है भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल के दिखाओ। सर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या है, y इक्वल है एम एक्स प्लस सी के। अब हम सॉल्यूशन पे आ गए। सही है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने m निकाल के इधर रख देना है, c निकाल के इसमें रख देना, इक्वेशन आ जाएगी। सर m कैसे आएगा, सर m आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आ रहा y2 y1 x2 और x1। सही, ग्रेडियंट आ गया सर, दैट इज 8/4 इज इक्वल टू 2। ग्रेडियंट आ गया 2। मैंने इक्वेशन में पुट किया, y इक्वल हो गया 2x प्लस सी के। अब सर याद करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि एक इक्वेशन ऑफ द ग्राफ की ये जिम्मेदारी होती है कि ये वो हर उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा जो कोऑर्डिनेट उस ग्राफ पे फॉल करे जिस ग्राफ को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, अब ये दोनों वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो उस ग्राफ पे फॉल करते हैं जिस ग्राफ की इक्वेशन ये हमसे मांग रहा है और जिस ग्राफ की इक्वेशन अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि ये इक्वेशन जो बन रही है इन द मेकिंग है, इस इक्वेशन की ये जिम्मेदारी है कि ये इस कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करे और इस कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करे। मेरी मर्जी है मैं कोई सा भी कोऑर्डिनेट उठा लूं, क्योंकि इस लाइन ने तो उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करना ही है। लेट से मैंने 1 और 3 कोऑर्डिनेट उठा लिया, मैं 5 और 11 भी उठा सकता हूँ। सही है, लेट से मैंने 1 और 3 ले लिया, y कोऑर्डिनेट 3 आ गया, x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, c अननोन है। सर यहाँ से मैंने c को कैलकुलेट करना है। सर c आ गया होगा मेरे पास, 3 इक्वल्स टू 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। 3 माइनस 2 हो गया और आंसर 1 आ गया। सर m2 आ चुका है, c1 आ चुका है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर देंगे
इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये मेरे पास इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। ये इक्वेशन फाइंड आउट करने का था मेथड 1। आपको इस बात की आदत हो गई होगी अब तक कि हम क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा मेथड्स पॉसिबल हो सकें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सर इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी सॉल्व किया जा सकता है। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 को मैं कहता हूँ भाई साइमल्टेनियस अप्रोच। हम इसको कहते हैं साइमल्टेनियस अप्रोच। सर वो कैसे, देखते हैं गौर से। सर अभी हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कोऑर्डिनेट्स उसने दिए थे 1 3 और 5 11। अब और से देखना, मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं कर रहा। मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर 1 3 को भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, 5 11 को भी करेगी, तो क्यों ना इन दोनों का ही फायदा उठाया जाए। एक मर्तबा y को 3, m अननोन है, x की जगह पे 1 प्लस सी, ये पुट कर देते हैं। इक्वेशन हो जाएगी 3 इक्वल टू m प्लस सी। लेट से ये आ गई इक्वेशन 1। और सर मैं इक्वेशन 2 बना लेता हूँ 5 11 लेके, तो y इक्वल की जगह आ गया 5, m अननोन है, x की जगह पे आ गया, सॉरी y आ गया 11 और x की जगह पे आ गया 5 प्लस सी। सर 11 इक्वल हो गया 5m प्लस सी के। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है एलिमिनेशन। वो आज हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा और मैं इसको सिंपली कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर लेता हूँ। सर यहाँ से मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर बनता है m का 2 और y का m का 1 और सॉरी m का 2 और c का 1। यहाँ से मेरे पास कैलकुलेटर कह रहा है कि m2 है और c1 है। साइमल्टेनियसली जब सॉल्व किया तो m2 और c1 आ गया। अब मैंने इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सर ये एग्जैक्टली सेम है पिछले वाले के आंसर से। इसका मतलब हमारे दोनों मेथड्स परफेक्टली फाइन हैं और एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल हैं। कोई भी एग्जामिनर इन दोनों मेथड्स में से किसी को भी रॉन्ग नहीं कह सकता। सही है। और सो सर एक तरीका तो इसका सवाल पूछने का हमसे ये होगा कि ये हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा और कहेगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सर यार मैंने आपको दूसरी चीज बताई, वो ये कि या फिर वो आप एक कोऑर्डिनेट देगा और एक ग्रेडियंट दे देगा और कहेगा इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करके दिखाओ, एक कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट, ये बात बता देगा। लेट से इसका एक सवाल करते हैं। कहता है सर एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट है, लाइन हैविंग ग्रेडियंट 2 एंड पास थ्रू 1,3। सही है, ग्रेडियंट 2 है और 1,3 से पास होती है। सही है, वो इक्वेशन की एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। तो सर इसमें हमारे पास काम आसान हो गया। पहला स्टेप उसी ने करके दे दिया। पहले स्टेप में हम मेथड 1 में ग्रेडियंट कैलकुलेट किया करते थे, इधर इसने ग्रेडियंट पहले ही दे दिया। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस सी के। इसी कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे y3 x1, यहाँ से c कैलकुलेट हो जाएगा 1 और इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 1। m की जगह पे 2 रख दिया और c की जगह पे 1 रख दिया। सर यहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे वो आपसे इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट करवाए। ये दो बातें बताएगा और इक्वेशन निकलवाए टिल्टेड लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन में वो आपको हिंट देगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको हिंट इस तरीके से देगा कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन में y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो आपके पास जो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उन दोनों में से ऑब्वियसली दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो हम वहां से कैच कर लेंगे कि सर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन का भी हमने जब डेरिवेशन देखी थी इधर, तो सर हमने ये चीज देखी थी कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ऑब्वियसली y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट अब हमारा रह गया सर
मिड पॉइंट, डिस्टेंस, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और को इंसिडेंट लाइन्स। हम इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।